हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल IMPS मदारपुर। बच्चों, आज हम स्थिर वैद्युत की क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है उस चैप्टर से आप लोगों को रिवीजन करवाना स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इस वन शॉट रिवीजन का पर्पज ये है कि एग्जाम में सारे पॉइंट्स आप रिवाइज करके अभी से जाओ और पूरे पूरे फुल मार्क्स लेकर आओ। तो इस वन शॉट सीरीज में आपका स्वागत है। बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। आइए बच्चों, बहुत समय वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि फालतू की बातें हमें नहीं करना है। इसमें मेन पॉइंट्स पर डिस्कशन होगा। स्थिर वैद्युत की, देखिए इसमें स्थिर आवेश के बारे में हम लोग जो है स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज स्थिर वैद्युत की होता क्या है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यह है इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहले हम इस वैद्युत आवेश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वैद्युत आवेश। के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी किसी भी पदार्थ का शरीर गुण जिसके कारण वह पदार्थ किसी अन्य पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है वह वैद्युत तथा चुंबकीय बल का अनुभव करता है। वैद्युत आवेश कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है धनावेश, दूसरा है ऋणावेश।
ऋण आवेश। धन आवेश, ऋण आवेश। यहाँ पर अब आवेश के गुण बात करेंगे। आवेश के गुण। पहला प्रॉपर्टी है सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दूसरा, विजातीय आवेश एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणक होता है। यानी Q इक्वल टू प्लस माइनस एन पी, जहाँ एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा है। अब ये जानते हो एन हमेशा पूर्ण नंबर होगा। उसके बाद आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। किसी अगला विलगित निकाय में आवेश नियत होता है। किसी विलगित निकाय में आवेश हमेशा नियत होता है। एक पॉइंट और लिख लो। आवेश हमेशा द्रव्यमान
में ही उत्पन्न होता है। बिना द्रव्यमान में आवेश संभव नहीं। बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं। ठीक है बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका मतलब आवेश हमेशा द्रव्यमान में ही उत्पन्न होता है, बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है। लेकिन द्रव्यमान को बगैर आवेश के उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन आवेश को बगैर द्रव्यमान के उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर चालक और अचालक के बारे में। उसके बाद चालक अचालक के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग कितने विधियों की होती है, कितने प्रकार से हम चार्ज करते हैं। Methods of charging. There are three types of charging method are most important. First है फ्रिक्शन मेथड, घर्षण विधि। सेकंड है कंडक्शन मेथड। थर्ड मेथड है इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड का मतलब ये होता है प्रेरण विधि जिसको बोलते हैं। ठीक है, कंडक्टर्स के बारे में सबसे पहले चालक अचालक के बारे में पढ़ लेते हैं। कंडक्टर्स जिसको बोलते हैं चालक, वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह आसानी या सुगमता से हो जाता है, चालक कहलाते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी यानी ऐसे पदार्थ जिसमें आवेश या इलेक्ट्रिसिटी विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है, चालक कहलाते हैं। जैसे सभी धातुएं, एग्जाम्पल all metals are good conductors of electricity, human body, सभी धातुएं और मनुष्य का शरीर ये भी गुड कंडक्टर
सही तथा सभी हरे पेड़ पौधे, ये सब अपने से होकर आवेश का प्रवाह होने देते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होने देते हैं, या इसी को हम कह सकते हैं आवेश। तो पदार्थ जिनमें आवेश या विद्युत का प्रवाह आसानी या सुगमता से होने देते हैं। उसके बाद इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स को बोलते हैं अचालक। अचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत का प्रवाह आसानी से नहीं हो पाता है, उनको हम अचालक बोलते हैं। ऐसे पदार्थ इनमें विद्युत का प्रवाह आसानी से नहीं हो पाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, ड्राईवुड, सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, शीशा, सूखी लकड़ी, अभ्रक, मरकरी आदि। यहाँ तक बच्चों स्क्रीन शॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, अब हम आवेशन की विधियां, मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में पढ़ेंगे। नोट कर लिया बच्चों? चलिए ठीक है, जल्दी से रेस्ट करवाएं। चार्जिंग की विधियां, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। यानी आवेशन की विधियां। पहला है घर्षण विधि, जिसको फ्रिक्शन मेथड बोलते हैं। घर्षण विधि, फ्रिक्शन मेथड। देखिए इस विधि में होता क्या है, जैसे एक ये चालक पदार्थ और दूसरा एक चालक पदार्थ, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, और दोनों के शेप साइज आइडेंटिकल हैं। इट मीन्स दोनों का साइज बराबर है और एक न्यूट्रल है, एक पर कोई आवेश ही नहीं है,
और एक चार्ज कंडक्टर है। चार्ज कंडक्टर का नाम ए रख दिया मैंने, और यहाँ पर दूसरा एक चालक पदार्थ दिया जिसको न्यूट्रल, इस पर कोई आवेश की मात्रा नहीं है। इनको हम आपस में रब करेंगे, पकड़ के रगड़ेंगे। रगड़ने के बाद हम यहाँ पर इनको अलग अलग सेपरेट कर देंगे, तब इन पर आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल अमाउंट में हो जाएगा। इसका मतलब बराबर मात्रा में दोनों ही एटम्स पर चार्ज डेवलप हो जाएगा। यहाँ पर पहले Q अमाउंट में चार्ज था, एक चार्ज बॉडी थी और ये वाला न्यूट्रल एटम था। उसके बाद दोनों को हमने रगड़ा, घर्षण कराया, उसके बाद में अलग अलग सेपरेट कर दिया। तो ये अगर इक्वल शेप साइज की थी तो बाद में इनके ऊपर जो आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन है बराबर हो जाएगा, यानी इक्वल अमाउंट में चार्ज का वितरण होगा। तो चार्ज की मात्रा पहले Q थी, बाद में दोनों कंडक्टर्स के ऊपर यहाँ पर Q/2 चार्ज डेवलप हो जाएगा। ये है घर्षण विधि। उसके बाद कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड क्या होता है? जिसको बोलते हैं चालन विधि। चालन विधि में होता क्या, एक कंडक्टर्स यहाँ पर A है, दूसरा कंडक्टर B है। एक कंडक्टर यहाँ पर सपोज A ये चार्ज बॉडी है और B अनचार्ज बॉडी। ये यानी A चालक जो है ये आवेशित है और ये निरावेशित है, इस पर चार्ज नहीं है। ये B न्यूट्रल बॉडी है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पर इनको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे। कंडक्टिंग वायर से जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो ये इक्वल शेप साइज की है। उसके बाद हम इस कनेक्शन को हटाएंगे तो इक्वल अमाउंट में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा दोनों ही बॉडी पर, यानी दोनों ही कंडक्शन बॉडी पर, दोनों ही चालक एटम्स। यहाँ पर ये चार्ज यहाँ जो डेवलप हुआ ये हो जाएगा। अगर ये चार्ज Q था तो कंडक्शन यहाँ पर कंडक्शन हो गया, तब बाद में दोनों पर इक्वल अमाउंट में चार्ज अगर इक्वल सेम साइज की था। उसके बाद इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड ये इस मेथड का मतलब इंडक्शन मेथड जिसको बोलते हैं प्रेरण विधि। भाई यहाँ पर देखिए एक है चार्ज बॉडी, एक है अनचार्ज बॉडी। ये इसके कांटेक्ट में दूसरी अनचार्ज न्यूट्रल बॉडी को हम जैसे ही लाएंगे तो यहाँ पर देखिए बगैर कनेक्शन की, यानी जैसे आप देखते हो कहते हैं स्कूल में बगैर बच्चों में आपस में क्या हो जाता है, आंखों ही आंखों में इशारा हो जाता है। एक आदमी यहाँ पर, इसका मतलब ये बॉडी चार्ज और ये वाली अनचार्ज, इसके हम कांटेक्ट में लाएंगे, बट इसको हम इससे थोड़ा सा इसके नियरेस्ट लाएंगे। ऐसा कहते हैं इसके कांटेक्ट में नहीं लाते हैं, इसके नियरेस्ट लाते हैं बगैर टच कराए ही, बगैर फ्रिक्शन कराएंगे, बगैर इसमें कोई कनेक्शन किए ही ये चार्ज बॉडी इस न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर देती है।
इसको हम इंडक्शन या प्रेरण विधि बोलते हैं, प्रेरण विधि। यानी ये पॉजिटिव चार्ज और चार्ज वही डेवलप होता है, इधर देखिए ये नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, इधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ये है, ये भी है, यहाँ पर इक्वल अमाउंट में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर पहले चार्ज इनिशियली Q था तो बाद में ये Q/2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कूलम्ब्स लॉ को डिस्कस करेंगे। कूलम्ब्स लॉ देखिए बहुत ही स्मॉल दूरी के लिए कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल है, और 2 पॉइंट चार्ज के लिए यानी 2 बिंदु आवेश के कारण जो है कूलम्ब्स लॉ वैलिड है। वो लगभग 10⁻⁻15 मीटर दूरी तक ही वैलिड है कूलम्ब्स लॉ। चलिए बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, थैंक्स। कूलम्ब का नियम, यहाँ पर हम वेक्टर फॉर्म में और स्केलर फॉर्म में दोनों ही मेथड डिस्कस करेंगे। वेक्टर मेथड क्या होता है, स्केलर मेथड। कूलम्ब्स लॉ, का नियम, कूलम्ब का नियम। देखिए भाई हमारा स्टेटमेंट लिख लेते हैं। कूलम्ब के नियम का स्टेटमेंट है क्या कूलम्ब का, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अंतर्मानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर ये स्टेटमेंट है कूलम्ब्स के नियम का। यहाँ पर स्टेटमेंट को इन्वर्टेड कामा में हमेशा लिखा जाता है। यहाँ पर
माना एक बिंदु आवेश Q1 और एक बिंदु आवेश Q2, इनके बीच की दूरी r है। तो यहाँ पर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इस Q1 पर मान लेते हैं प्लस आवेश और ये प्लस है, ये बराबर भी हो सकते हैं विपरीत भी। ये नाम पहला आवेश है, ये दूसरा। यहाँ पर दूसरे पर पहले के कारण जो बल लगेगा ये डायरेक्शन प्लस 4 से बल जो है बाहर की ओर हो जाएगा, बल दूसरे के कारण पहले पर, नहीं पहले के कारण दूसरे पर बल इस पर हम देख रहे हैं। इन दोनों आवेश के कारण जो बल लगेगा, बल सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। इसी प्रकार से यहाँ पर इस आवेश के कारण जो बल लगेगा इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर देखिए फोर्स ऑन 2 ड्यू टू फोर्स ऑन 1 ड्यू टू प्रथम आवेश के कारण द्वितीय आवेश के कारण प्रथम आवेश पर लगने वाला बल, इसका मतलब दूसरे आवेश के कारण पहले पर लगने वाला बल। यहाँ पर इसका मतलब F21 का मतलब दूसरे आवेश पर इस पहले आवेश के कारण, इसका मतलब दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर, इसका मतलब पहले आवेश के कारण दूसरे पर लगने वाला। यहाँ पर इधर से इधर ये दूरी क्या हो जाएगी, R2 माइनस R1, ये डायरेक्शन में होगा। ये इधर से इधर R1 माइनस R2 होगा वेक्टर फॉर्म। ये बराबर क्या हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में, इधर लिख देते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये हो जाएगा A Q1 Q2 R2 माइनस R1 वेक्टर का Q इंटू हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1। यहाँ पर नेक्स्ट पहले पर दूसरे के कारण लगने वाला ये हो जाएगा Q1 Q2, ये हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर होल, ये हो गया वेक्टर फॉर्म। इसका मतलब ये कि जहाँ के का मान क्या है, जैसा कि हम लोग जानते हैं 1/4 पाई, अब सारी चीजें के का मान ये होता है और या इसी को 9 गुणे 10⁹। यहाँ पर के का मान न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है तथा सारे जीरो ये निर्वात की विद्युतशीलता है। इसका मान 8.85 × 10⁻⁻12, इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक भाई क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये परिमाण में बराबर हैं, दोनों पर जो लगने वाला बल है ये परिमाण में बराबर लेकिन दिशा में
F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस F21। परिमाण ये दिशाएं इनकी अलग अलग हैं, लेकिन अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज बात करेंगे तो ये होगा F12 वेक्टर इक्वल माइनस F21। नोट कर लीजिए बच्चों, नोट कर लिया, ये हो गया वेक्टर फॉर्म, कूलॉम लॉ वेक्टर फॉर्म नोट कर लिया। चलिए ठीक है, अब स्केलर फॉर्म में कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, चलिए ये भी देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है, कूलम्ब्स नियम का इन दोनों के बीच जो लगने वाला, इन दोनों आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल है आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। देखिए आकर्षण बल कब लगेगा, जब दोनों विपरीत नेचर के आवेश होंगे, और समान नेचर के हैं तो आकर्षण बल, इनके बीच की सेपरेशन डिस्टेंस r। तो यहाँ पर F प्रोपोर्शनल टू F अंतर्वानुपात है आवेश की मात्रा Q1 वो हो जाएगा पहला समीकरण। दूसरा है F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। अब समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 व 2 से यह हो गया, अगर कंबाइंड रूप में लिख दिया जाए तो Q1 Q2 बटे में r²। अब ये निशान हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी का, क्या हो जाएगा यहाँ पर k 1/4π0, हाँ k का मान ये होगा, यहाँ पर Q1 Q2 बाई में r²। यहाँ पर ये निकल गया है एयर में, अगर किसी माध्यम में होता तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है, ये अगर किसी भी माध्यम में रखा है, नहीं तो ये दो बिंदु आवेशों पर लगने वाला बल ये कहाँ पर निकल गया है, y निर्वात अथवा y ये निकल गया है। ये हो गया कूलॉम्स का अदिश नियम, अदिश फॉर्म, स्केलर फॉर्म में कूलॉम का नियम। चलिए ठीक है, अब कूलॉम के नियम की सीमाएं क्या है, ये बहुत ही स्मॉल पॉइंट चार्ज के लिए, यानी बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस के लिए ये मान्य है, और ये पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल है। ये बहुत बड़े द्रव्यमानों के लिए ये वैलिड नहीं है, ये बहुत ही स्मॉल पॉइंट चार्ज के लिए, छोटे छोटे चार्ज बिंदु आवेशों के कारण ही ये उसी पर लगाया जा सकता है। नोट कर लो। इसके बाद अब हम चलेंगे नेक्स्ट, अगला जो कंसेप्ट है विद्युत क्षेत्र क्या होता है। विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये है क्या, यहाँ पर माना एक बिंदु आवेश यहाँ पर
Q है जो बिंदु O पर रखा है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें इस आवेश के कारण इस बिंदु पर P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ से हम एक इसको गोल करता हुआ इस आवेश के चारों ओर, यानी किसी आवेश के चारों ओर का अवक्षेत्र जहां तक वो विद्युत का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी आवेश के चारों ओर का अवक्षेत्र जहां तक उस बल का प्रभाव होता है विद्युत आवेश कहलाता है। माना क्यों आवेश बिंदु O पर रखा है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P। अब यहीं पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ पर E बराबर F बटे Q0। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हम सबसे पहले यहाँ पर हम बिंदु P पर हम एक परीक्षण आवेश Q मानेंगे। अब इस परीक्षण आवेश के कारण इस बिंदु P पर इस प्लस Q आवेश के कारण लगने वाला बल, चलिए क्या हो जाएगा, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार ये क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4 सारे जीरो Q0 बटे में R। समीकरण पहला। अब विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए E बराबर F बटे Q0, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F बटे Q0। तो यहाँ पर फोर्स पर यूनिट डिस्चार्ज IT is called इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी परीक्षण आवेश Q पर इस प्लस Q आवेश के कारण लगने वाला बल E बराबर F बटे Q0। तो यहाँ पर अगर हम 1/4 Q1 Q2 बटे में R² और ये हो जाएगा Q1 Q2 के स्थान पर Q0 बटे में Q0 कैंसिल, ये निकल के आता है 1/4 ये जगह Q बटे R² हो गया विद्युत क्षेत्र की। ठीक है बच्चों, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश से। ठीक है, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल का अनुपात ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जहां तक उस बल का प्रभाव होता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
कि विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश Q पर लगने वाला Q0 पर लगने वाला बल का अनुपात ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये पढ़ेंगे। नोट कर लिया? चलिए ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुण, पहला देखिए भाई, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती और सतह के लंबवत होती। दूसरा, ये बल रेखाएं ऋणावेश से विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करती हैं और सतह के लंबवत होती। ये विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी कट नहीं करती। ये विद्युत बल रेखाएं इधर देखिए E1 और ये E2, ये एक दूसरे को कभी कट नहीं करती। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी कट नहीं करती। कट क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि यहाँ पर ये अगर एक दूसरे को कट करेंगी तो एक पॉइंट पर दो दिशाएं, जो कि असंभव है। इसीलिए विद्युत बल रेखाएं ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करती। चलिए ठीक है। नेक्स्ट, ये विद्युत बल रेखाएं हैं। विद्युत बल रेखा के ऊपर अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए किसी भी पॉइंट पर, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को, विद्युत बल रेखाओं के ऊपर अगर स्पर्श रेखा खींची जाए तो ये विद्युत बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, ये विद्युत बल रेखाएं हैं। नेक्स्ट, ये धनावेश है और यहाँ पर भी धनावेश है। तो ये क्या विद्युत बल रेखाएं क्या करेंगी? यहाँ से विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, ये इधर, ये इधर निकल जाएंगे, ये इधर, ये इधर, ये इधर, यानी ये कभी एक दूसरे को पास नहीं बुलाएंगे, दूर दूर निकलेंगे। अगर एक यहाँ पर धनावेश है और एक यहाँ पर ऋण आवेश है, तो ये काल्पनिक निष्कोण होगा। यानी विद्युत बल रेखाएं क्या करेंगी? धनावेश से निकलेंगी, धनावेश से निकलेंगी, ऋणावेश में जाकर समाप्त हो जाएंगी। धनावेश से निकलकर ऋणावेश में समाप्त हो जाती हैं और ये काल्पनिक निष्कोण। ऐसा लग रहा है कि धनावेश से ये निकल रहा है।
और इधर ऋणावेश में जाकर इंटर करना है। इस टाइप से इनका वक्त एक काल्पनिक निष्कोण पक्ष। चलिए ठीक है, कितने गुण सफिशिएंट है। और ये सत्ता के हमेशा लंबवत होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। सबसे पहले हम इससे पहले एक कंसेप्ट जरूरी है कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव के बारे में पहले सीख लिया जाए, उसके बाद हम इसको बताते हैं। विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देखिए, जब दो बराबर तथा विपरीत प्रकार के आवेश, जब दो मात्रा में बराबर तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इनको हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जब दो बराबर तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो इसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उसके बाद विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जब दो बराबर तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो दोनों आवेशों में से एक आवेश, इसे P से प्रदर्शित करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, दोनों आवेशों में से एक आवेश की मात्रा और इनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये एक वेक्टर राशि है जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। ये वेक्टर फॉर्म है, इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। इसका मात्रक कूलम प्रति मीटर होता है, कूलम प्रति मीटर।
कूलाम प्रति मीटर, कूलाम इंटू मीटर, सर वेरी सॉरी, कूलाम मीटर, कूलाम मीटर, कूलाम इंटू मीटर। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट आप जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करना सीखेंगे। जल्दी से इसको नोट कर लो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण। पहला है अक्षीय स्थिति, दूसरा है निरक्षीय स्थिति। ठीक है, अक्षीय स्थिति में जैसे एक ये प्लस क्यू आवेश और ये माइनस क्यू आवेश, इस दो आवेश हैं, ये एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित है। इसके कारण हमको इसकी अक्ष पर एक बिंदु P है, चाहे आप इधर इस आवेश के उस साइड ऋणावेश के पास या धनावेश के पास कहीं भी इसके अक्ष पर हम ले सकते हैं। अब हम इसके कारण, इस द्विध्रुव के कारण यहाँ से इसके सेंटर से दूरी, यहाँ से ये L है, ये दूरी इससे हम मान लेते हैं R, इसके सेंटर से ये दूरी R। इस बिंदु से इस क्यू आवेश से इसकी दूरी क्या हो जाएगी R माइनस L, और इससे ये दूरी क्या हो जाएगी, इस प्लस क्यू आवेश से इस बिंदु P की दूरी हो जाएगी R प्लस L, ये हो जाएगा R प्लस L। यह जगह अच्छी स्थिति में हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर नहीं, इस माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इधर, इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु E पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर, E2 की दिशा इधर होगी। दोनों वेक्टर हैं, यहाँ पर ज़्यादा कोण होगा, इसकी दूरी कम होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा ई नेट जो निकल के आता है वो आएगा 1/4 हो जाएगा 2p/, ये फार्मूला लिख देते हैं, बाद में राइट किया है हमने, बाद में निकल के आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आता है। अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में ई वेक्टर, यहाँ पर ई वेक्टर पी वेक्टर एक ही दिशा में होंगे, और यहाँ पर जो ये आता है -1/4 0,
पी वेक्टर बटे में आर क्यूब। यहाँ ई वेक्टर और पी वेक्टर क्या एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं, निरक्षीय स्थिति इसको बोलते हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू। निरक्ष का मतलब इनके बीचों बीच से ऊपर जाने वाला एक पॉइंट पी है जिसके मध्य बिंदु से ऊपर जाए, वही निरक्ष कहलाता है। इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, तो इसके कारण प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर को होगी और माइनस आवेश के कारण इधर ही। इनका परिणाम इनके जस्ट बीचों बीच से ऊपर है। ये कोण थीटा है तो ये कोण भी एक अंतर कोण है, ये कोण थीटा हो जाएगा। ये थीटा है तो यहाँ पर देखिए ये भी थीटा हो जाएगा। अब इसके हम कंपोनेंट करेंगे। यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता इस माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर इनका परिणामी ई नेट है, ये हो जाएगा। यहाँ पर इसको आगे बुला लें, ठीक है, ये थीटा है। तो यहाँ पर इसके हम कंपोनेंट करेंगे, ये हो जाएगा ई कॉस थीटा, ये हो जाएगा ई वन साइन थीटा। यहाँ पर देखिए इस E2 के हम कंपोनेंट करेंगे, तो ये जगह E1 इधर cos थीटा, इस E2 की कंपोनेंट करेंगे तो E2 cos थीटा इधर भी हो जाएगा, इधर E2 cos थीटा, ये हो जाएगा E1 sin थीटा, सॉरी E2 sin थीटा। E1 E2 बराबर होंगे, तो ये एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे। तो हमें जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है वो कॉस कंपोनेंट के कारण ये निकल के आती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम गॉस की प्रमेय, वैद्युत फ्लक्स वगैरह के बारे में नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। थैंक यू।